बड़े दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ता है कि इन तमाम प्रयासों के बाद भी छात्रों के तरफ से सीजीएल को रद्द करने को लेकर और सीबीआई की जांच को मांग को लेकर इस समझौता वार्ता टूट गई। जो मामले न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जिनका प्रकाशन हुआ था परीक्षाफल का, उसको रद्द करना सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर था। छात्र हठधर्मिता छोड़ें, इस बात की जिद को छोड़ें कि आंदोलन के जरिए ही हासिल होगा। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में संवाद के रास्ते ही समाधान निकलता है। सभी पत्रकार साथियों को जोहार, सभी पत्रकार साथियों को जोहार। लगातार 3 दिनों की मैराथन वार्ता के बाद बहुत सारे बिंदु ऐसे थे जिन बिंदुओं पर सरकार ने बड़ी उदारता दिखाते हुए कल के प्रस्तावित आंदोलन को, बच्चों को आंदोलन से को न करने का प्रयास किया। लेकिन यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि इन तमाम प्रयासों और कोशिशों के बाद भी बच्चे पूरी तरीके से सहमत नहीं हुए। अगर बिंदुवार चर्चा मैं करूं तो जिन बातों पर लगातार इन 3 दिनों के अंदर में चर्चा हुई थी, उसमें प्रमुख बिंदुओं को 3 भागों में बांटा गया था। पहला बिंदु जांच से संबंधित था, दूसरा बिंदु संदिग्ध परीक्षाओं के कैंसिल करने या रद्द करने से संबंधित था, और तीसरा बिंदु रिफॉर्म्स का था कि जिन चीज़ों के चलते एसओपी के वजह से या जिन त्रुटियों के चलते यह परिस्थितियां उत्पन्न हुई थीं, उन परिस्थितियों को किस तरीके से करके समाधान किया जा सके। सबसे पहला जो विषय जांच का था, 14वीं जेपीएससी में गड़बड़ियों के संकेत मिलने के साथ ही राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर बहुत त्वरित कार्रवाइयाँ की। छापे पड़े, डिजिटल और दस्तावेजी सबूतों को जब्त किया गया, संदिग्ध लोगों को पूछताछ के उपरांत हिरासत लेकर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अलावे जेपीएससी के अध्यक्ष और तमाम सदस्यों का इस्तीफा भी हुआ। साथ में राज्य सरकार ने यह भी महसूस किया कि चूँकि मामले और विस्तार से बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में अब 14वीं जेपीएससी के घपलों की, गलतियों की, घोटालों की जांच सीआईडी करेगी, और साथ में हम ईडी को भी एक आग्रह पत्र देंगे कि ईडी भी इस मामले में जांच में शामिल हो और कोई भी दोषी न बचे। किसी भी परिस्थिति में किसी दोषी को बचाने की सरकार की मंशा नहीं है। दूसरा विषय परीक्षाओं के रद्द करने से संबंधित था। परीक्षाओं को रद्द करने से संबंधित 14वीं जेपीएससी बैकलॉग 23, बैकलॉग 25 जो इसके साथ ही होने वाली थी, इन परीक्षाओं को रद्द करने पर सरकार सहमत थी। अलावे इसके टीडीपीएल संस्था जिसके ऊपर ये सारे आरोप हैं, उन आरोपों के मद्देनज़र सरकार का यह मानना था कि टीडीपीएल के द्वारा कंडक्ट की गई सारी परीक्षाओं की एक व्यापक और विस्तृत जांच होगी, और अगर गड़बड़ियों के संकेत व्यापक मिलते हैं तो वैसी स्थिति में सम्यक निर्णय किया जाएगा। अलावे इसके छात्रों की तरफ से एक मांग और रखी गई थी। शुरुआत जेपीएससी के मुद्दे पर ही थी, लेकिन बाद में छात्रों ने इसमें सीजीएल के मुद्दे को भी जोड़ा। सीजीएल के मुद्दे को रद्द करने की मांग छात्रों की तरफ से थी। सरकार की तरफ से यह बहुत स्पष्ट बताया गया उनको कि चूँकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में ये सारी जांच चली है और ये सारी भर्ती प्रक्रिया ऑनरेबल कोर्ट की मॉनिटरिंग में हुई है, इसलिए इसको रद्द कर पाना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम लोगों ने अपने तरफ से उनको आश्वस्त करने के लिए, उनका भरोसा और विश्वास जगाने के लिए उनको यह कहा कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर सीजीएल की जांच की प्रक्रिया को हम लोग मॉनिटर कराएंगे। रिफॉर्म्स के जो इशू थे, रिफॉर्म्स के इशू पर सरकार बहुत हद तक सहमत थी 100%, और सरकार ने कहा था कि हम IITISM, IIM रांची, एक्सलराई जमशेदपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से
विशेषज्ञ सेवा लेते हुए अपनी एसओपी को रिफॉर्म करेंगे और इसमें साथ में हम लोग अपने स्टेक होल्डर के तौर पर छात्रों के भी सुझावों का, उनकी शिकायतों को समाविष्ट करेंगे। इस क्रम में सरकार ने एक मेल आईडी जारी की थी जो कल आप लोगों ने भी देखा होगा, और साथ में राज्य सरकार एक पोर्टल भी लॉन्च करने जा रही है जिसमें पूरे राज्य के छात्र अपनी समस्याओं को लिख सकेंगे और इस पोर्टल के माध्यम से पूरे राज्य से आए हुए छात्रों के संवाद को इनकॉर्पोरेट करते हुए एसओपी के निर्माण का प्रयास किया जाएगा कि एसओपी त्रुटिहीन हो और आने वाली परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता और शुचिता के साथ संपन्न हों। बड़े दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ता है कि इन तमाम प्रयासों के बाद भी छात्रों के तरफ से सीजीएल को रद्द करने को लेकर और सीबीआई की जांच को मांग को लेकर इस समझौता वार्ता टूट गई। मैं आपके माध्यम से तमाम छात्रों से यह विनम्रतापूर्वक अपील करना चाहता हूं कि आपकी अधिसंख्य मांगों को सरकार ने मांगा। जो मामले न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जिनका प्रकाशन हुआ था परीक्षा फल का, उसको रद्द करना सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर था। यदि इस संबंध में ऑनरेबल कोर्ट का कोई डायरेक्टिव आएगा तो वो सरकार निश्चित रूप से उसको मानेगी। तो मेरा आपके माध्यम से तमाम छात्रों से, तमाम छात्र के अभिभावकों से, चूँकि वो हमारे बच्चे ही हैं और बच्चे हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो बच्चे और उनके अभिभावक इस बात को बड़ी गंभीरता से लेंगे कि सरकार ने बच्चों की लगभग सारी मांगों को मानते हुए उनको आंदोलन के रास्ते से पर जाने से रोकने का प्रयास किया है। और मैं पुनः अपील करता हूं कि जब सरकार आपकी सारी बातों को मानने को तत्पर है तो आपका आंदोलन में जाना कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं है। अभी भी समय है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि छात्र हठधर्मिता छोड़ें, इस बात की जिद को छोड़ें कि आंदोलन के जरिए ही हासिल होगा। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में संवाद के रास्ते ही समाधान निकलता है। आंदोलन उस परिस्थिति में होता है जब आपकी बातें सुनी न जा रही हों। जब सरकार आपकी बातें सुन रही है, सरकार के नुमाइंदे आपसे लगातार बातों को कर रहे हैं, तो फिर वैसी स्थिति में आंदोलन की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से छात्रों से अपील करते हुए यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि कल के आंदोलन को स्थगित करते हुए वो वार्ता और समाधान के रास्ते पर वापस लौटें। सरकार उनकी लगभग सारी मांगों को मानने को तैयार है और उनकी जायज़ मांगों के साथ सरकार खड़ी है। हम भी यह मानते हैं कि 14वीं यूपीएससी में टीडीपीएल के द्वारा जो गलतियां की गई हैं उन गलतियों का खामियाजा दोषियों को भुगतना होगा। हेमंत सोरेन की सरकार कठोरतम कार्रवाइयों से पीछे नहीं रहेगी और आने वाले दिनों में ये एक राज्य नज़ीर प्रस्तुत करेगा कि हमने अपनी परीक्षा व्यवस्था, परीक्षा की प्रणाली को किस तरीके से सुदृढ़ किया है कि ऐसे सवाल न उठ सकें। मैंने अपील की है छात्रों से, छात्र के अभिभावकों से कि आंदोलन के रास्ते के जगह संवाद के माध्यम से समाधान का रास्ता चुनें। यही ज़्यादा बेहतर है। लोकतंत्र में इसकी सर्वाधिक ज़रूरत भी है। आगे जो प्रतियोगिता परीक्षा होंगी उसमें ऐसी कोई स्थिति नहीं बने, इसके लिए सर कुछ अगर आप लोग उपाय करेंगे, ऐसी ये स्थिति बने ही नहीं, लोग को डिमांड करना पड़े इस तरह। बिल्कुल, इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे सुधार के काम ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। अगर आप देखेंगे तो पहले हमारे जेएससीसी की जो परीक्षा होती थी वह एक राउंड में होती थी, मतलब सिर्फ आप एक परीक्षा देंगे मेंस, उसमें जो मेरिट लिस्ट में टॉप में आएगा वो सेलेक्ट होगा। और इसमें जो है माफिया तत्व को उसमें घुसने के लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव था कि एक झटके में अगर निकल गए तो निकल गए। उस झटके को हम लोगों ने बदल दिया। ये नियमावली आ गई 1 महीने पहले। अब जेएसएससी की हर परीक्षा में अगर कैंडिडेट की संख्या 50,000 से अधिक है तो जेएसएससी उसमें प्रीलिम्स और मेंस की व्यवस्था करेगा। तो अब 2 चरण में होंगे, पहली बात। दूसरा, हम लोग प्रीलिम्स के लिए एक स्पेशल एसओपी लेके आए हैं। वो हम लोग उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले ही थे, लेकिन आपने पूछ लिया तो हम आपको बता देते हैं। हमारा प्रीलिम्स सिंगल पेपर है, उसमें हम लोगों ने स्ट्रेटेजी ये बनाई है कि अगर एक दिन परीक्षा होती है और एक परीक्षा जो होती है उसकी 3 घंटे की शिफ्ट होती है, तो हम लोग परीक्षा को 3 भाग में तोड़ेंगे। मान लीजिए 3 लाख कैंडिडेट हैं, 1-1 लाख बच्चों को अलग अलग शिफ्ट में हम बैठाएंगे बारी बारी। क्वेश्चन पेपर हमारे 3 प्रिंट होंगे, तीनों अलग अलग रैंडम कलर कोड में होंगे।
ये सुबह 5 बजे तय होगा कि कौन सा परीक्षा पत्र किस शिफ्ट में जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर वो माफिया तत्व को लीक कराना है तो वो तीनों पेपर लीक करा के तीनों पेपर रटवाना पड़ेगा, तभी वो बच्चा क्लियर कर पाएगा। और वो भी क्या क्लियर करेगा? सिर्फ पीटी। तो ये पहली स्ट्रेटजी है हमारी कि उसके रिस्क फैक्टर को, माफिया तत्व को हमें बढ़ाना है, ताकि जो जेन्युइन बच्चा है वही इस एग्ज़ाम की प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा और अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। दूसरा, अब मेंस जो होगा उसमें नियम है कि जो हमारे पदों की संख्या है उसके 15 गुना ही हम उन बच्चों को सेलेक्ट करेंगे पीटी के क्रम में। और उन मेंस में हम लोग, चूँकि संख्या कम होगी, मान लीजिए 1000 सीट होते हैं, मैक्सिमम 2000 सीट होते हैं, तो 15 गुना अगर आप लेते हैं तो 15,000 से 30,000 बच्चे हुए। उसको हम लोग निर्णय लिए हैं कि सीबीटी मोड में करेंगे। और सीबीटी मोड में करेंगे और वो भी वैसे कंप्यूटर सेंटर पे करेंगे जहां हमें उस पर भरोसा है। आपको जानकारी होगी जेएसएससी ने अब तक 2 कंप्यूटर सेंटर को ब्लैकलिस्ट भी करवाया है, एफआईआर भी हुई और सील भी हुए हैं। तो वहाँ पे पेपर लीक की समस्या तो सीबीटी में वैसे ही कम हो जाती है। सीबीटी में हमारा चैलेंज ये होता है कि अगर बड़ी संख्या में जब बच्चे बैठते हैं तो हम सीबीटी नहीं करा पाते हैं, क्योंकि पूरे राज्य में कंप्यूटर के नोट्स ही मात्र 5,000 से 6,000 अवेलेबल हैं। तो ये जो अब नई हमारी नियमावली बन गई है, जो नई स्ट्रेटजी बनी है, ये सिर्फ इसी को ध्यान में रखते हुए बनी है कि कोई भी गलत बच्चा या उसके अभिभावक अगर ये सोच रहे हैं कि हम एक झटके में माफिया से पैसा दे करके एक एग्ज़ाम निकलवा लेंगे और हम नौकरी पा लेंगे, अब वो संभव नहीं है। अब हम लोग पीटी में भी नई स्ट्रेटजी के साथ आ रहे हैं। मेंस हम लोग सीबीटी लेंगे। जो बच्चा सही में जेन्युइन होगा, मेहनती होगा, वही निकलेगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने और रिफॉर्म्स किए हैं। अभी तक क्या होता था कि जब हमारा रिजल्ट निकलता था तो बच्चे अपने लॉगिन से सिर्फ अपना स्कोर कार्ड देख पाते थे। अभी जो लास्ट रिजल्ट निकला है, अगर आपको ध्यान होगा, तो हम लोगों ने बच्चों के लॉगिन में पूरा सीएमएल दे दिया है। टोटल जितने क्वालिफाइड बच्चे हैं नंबर्स के साथ, और कितने डिसक्वालीफाइड हैं वो भी नंबर्स के साथ, ताकि ये जो एक भ्रांति चलती है, बच्चों को बरगलाया जाता है, कुछ लोग ब्रोकर लोग घुसते हैं कि हम तुम्हारा करवा देंगे, क्योंकि उस बच्चे को पता ही नहीं होता है कि हम पूरे लिस्ट में कहाँ पे, उसको सिर्फ अपना स्कोर पता होता है। अब इस लास्ट परीक्षा से और आगे भी भविष्य में जारी रहेगा, हम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरे सीएमएल को उसके लॉगिन में दे देंगे। वो खुद ही अपने को समझ जाएगा कि वो कितने पानी में है, उसका होने लायक है कि नहीं है, वो इधर उधर कम से कम भटकेगा नहीं। इसके अलावा हम लोगों ने एक और रिफॉर्म किया है। हम लोग स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर बना रहे हैं, जहां अभी बच्चे हमारे गेट के बाहर धूप पानी में खड़े रहते हैं, वहां हम लोग एक शेड बनवा रहे हैं जहां बच्चे बैठ सकें, उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था हो। वहाँ पे एक फैसिलिटेशन सेंटर होगा जहाँ वो अपने ग्रीवांस को दे पाएंगे और 1 सप्ताह के अंदर उनके ग्रीवांस का हम जवाब भी देंगे। और अगर हमने तो ये देखा है कि अभी जो लास्ट एग्ज़ाम में जब जिस प्रकार से हमने रिजल्ट निकाला है उसमें तो कोई ग्रीवांस ही नहीं आ रहा है, क्योंकि सबको पता चल गया है कि हम कितने पाए। तो हम लोग प्रयासरत हैं, नई नई टेक्नोलॉजी, नए तरीके हम लोग लगा रहे हैं ताकि ये गलत लोग इसमें ना घुस पाए। ये हमारा प्रयास है। ये रिफॉर्म्स कुछ हम लोग कर रहे हैं, और भी कई रिफॉर्म्स होंगे। अभी नई कमेटी सरकार बनाने जा रही है जिसमें एक्सपर्ट्स आएंगे और वो भी अपना मंतव्य देंगे कि इसमें और क्या नई टेक्नोलॉजी, नई स्ट्रेटेजी हम लगा सकते हैं, जिसके माध्यम से इस परीक्षा में ये जो गड़बड़ी का जो ये पूरा इतिहास है, ये इतिहास बदल जाएगा। इसको धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।